वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर, कि आर्ट क्या है, कल्चर क्या है, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा सो दैट योर बेस इज वेरी क्लियर जब हम इस एमएक को प्रोसीड करेंगे। तो उस मूवी में जिस एम्पायर को, जिस ज़र्क्सीस को रेफर किया गया है, दैट इज दिस अकेमेनियन एम्पायर ओनली। दे वर इन्वेडिंग ओवर ऑलमोस्ट होल ऑफ द यूरोप, तो वो ग्रीस तक पहुंच चुके थे, और उसी तरह से वहां से ईरान से यहां पर भी वो एक्सपेंड करेंगे एंड दे विल स्टार्ट इन्वेडिंग इनटू दिस नॉर्थ वेस्ट एरियाज। सो जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं हमें सबसे पहले इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप वैदिक एज को समझेंगे आपको पूरा बुद्धिज्म जैनिज्म खुद से समझ में आ जाएगा एंड ऑल द फिलोसफीज अटैच्ड टू इट। प्लेसेस एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन पोर्ट्स। आई होप दैट एवरीवन इज एक्साइटेड with respect to AMAC, Ancient Medieval Art and Culture. I know that for most of the students, this section is one of the most challenging, one of the most toughest sections, because इसमें से किस तरह से पढ़ना है, strategy क्या होनी चाहिए, approach क्या होनी चाहिए. We need to analyze the past year questions, that what sort of questions are being asked, किस topics में से पूछे जा रहे हैं, तो उस ओरिएंटेशन के हिसाब से आज के लेक्चर को डिलीवर किया जाएगा। एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द इयर्स कि जब भी हम किसी चीज को पढ़ने की शुरुआत करते हैं, एट फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि हम उसको किस तरह से पढ़ेंगे। सो आई विल डिवोट दिस लेक्चर स्पेसिफिकली फॉर दिस ओरिएंटेशन ओनली, और उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा दैट हाउ आई वुड लाइक टू प्रोसीड फॉरवर्ड। आपकी मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, मैं आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखूंगा, so that at the end of these 18 or 19 lectures I want each and every sincere student who is watching these lectures कि आपका AMAC one of the strongest points बन जाए, because this is my work as a teacher कि मेरा student उसमें strong होना चाहिए। We will start with the understanding of कि अगर हम AMAC section की बात करें तो AMAC section किस तरह से हम अप्रोच करेंगे बेस्ड अपॉन द लास्ट 10 years इंपॉर्टेंस, तो उसके साथ हम प्रोसीड करेंगे। एट फर्स्ट इन केस वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ AMAC, वो हमें कहां से पता लगेगी, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दैट। एंड आई होप दैट बाय नाउ यू अंडरस्टैंड दैट नियरली 10 to 12 क्वेश्चंस आर देयर इन द लास्ट 5 years। कि इतने क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, विच इज अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ योर पेपर, एंड ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी लार्ज नंबर। तो हम इसको ढंग से तैयारी करनी है। और अगर हम इस AMAC सेक्शन के फर्दर ऑन ब्रेकअप की बात करें, so we have ancient, medieval and art and culture के ancient history में से in the last 10 years we have 16 questions. This refers to the political type of history, because ancient का ही culture होगा, medieval history का ही culture होगा। We will also try to understand that what is the meaning of culture, कि आर्ट क्या है, कल्चर क्या है, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा सो दैट योर बेस इज वेरी क्लियर जब हम इस AMAC को प्रोसीड करेंगे। सो दिस इज अ बेसिक ब्रेकडाउन बेस्ड अपॉन द लास्ट ईयर्स पेपर्स। और उसमें अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करें, सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट एरिया जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द फर्स्ट वन इज द मौर्यन एम्पायर, एंड फ्रॉम दैट स्पेसिफिकली अशोकन एम्पायर, अशोकन क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। देन फ्रॉम द गुप्ता एम्पायर, और इसमें से लिटरेचर के उस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट प्लेसेस, देयर कैन बी क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी प्लेसेस, अशोकन एडिक्ट्स की प्लेसेस। तो प्लेसेस एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन पोर्ट्स, जैसे हम संगम एज की बात करें, चोलास, चेरास एंड पांड्या, दीज वर द कोस्टल एम्पायर। सो इनका जो ट्रेड है वो पोर्ट्स के थ्रू चलता था। दे हैड इंटरनेशनल ट्रेड विद द रोमन एम्पायर एंड ऑल। उसके हम रेफरेंसेस को हैं, तो उसमें हमें बहुत जगह के ऊपर इंपॉर्टेंट प्लेसेस का रेफरेंस आएगा। बट डज दैट मीन दैट कि हम पूरे ही प्लेसेस को रट जाएं? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ साइट्स इन पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, देन देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ इंडस वैली साइट्स, देन देयर विल बी नियरली 50 to 100 साइट्स व्हिच आर अशोकन साइट्स। और उसी तरह से थ्रू आउट दीज ऑल द टॉपिक्स हमें बहुत सारे साइट्स के रेफरेंसेस मिलेंगे। अब जो एक बच्चा अपने लेवल के ऊपर या फिर बिना किसी स्ट्रेटेजी या फिर बिना किसी गाइडेंस के थ्रू तैयारी करता है, जस्ट बेस्ड अपॉन द लास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, उसको लगेगा मैं हर चीज रटने की कोशिश करूंगा। बट सिंस वी हैव सीन इन मॉडर्न हिस्ट्री कि अगर हम चीजों को ढंग से समझेंगे, इन केस वी अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ दैट टॉपिक, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट टॉपिक, और वो हम क्यों पढ़ते हैं, वी आर वेरी क्लियरली एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कौन कौन से प्रोबेबल एरियाज है विच आर द हाई प्रायोरिटी एरियाज एंड विच आर द लीस्ट प्रायोरिटी एरियाज। सो जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं हमें सबसे पहले इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर दैट आई हैव गिवन यू दिस रेफरेंस। पर जितने भी बच्चे इस कोर्स का पार्ट है, इन केस यू ट्रस्ट मी, हम इस तरह से तैयारी करने के बजाय हम अंडरस्टैंडिंग के लेवल के ऊपर तैयारी करने की कोशिश करेंगे, सो दैट इन केस अ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दीज टॉपिक्स और आउटसाइड फ्रॉम इट,
वो हमारे लिए कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। बट फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड दिस ब्रेकअप ऑल्सो, ताकि आपको चीजों की क्लैरिटी हो। लाइकवाइज इन केस वी टॉक अबाउट मिडिवल हिस्ट्री, अब ज्यादातर बच्चों का ये मानना है दैट एंशिएंट हिस्ट्री और उसका कल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट इन केस वी एनालाइज लास्ट ईयर्स पेपर्स, तो हमें इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द टर्मिनोलॉजीज। अब टर्मिनोलॉजीज बहुत न्यूमरस हो सकते हैं थ्रू आउट दी सेंचुरीज। देर आर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स रिटन फॉर एवरी रिलीजन, देर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, तो किसी भी तरह की टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है। सो वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू द टर्मिनोलॉजीज व्हिच आर देयर मेंशन्ड इन द एनसीईआरटीज, और जो आपकी स्टैंडर्ड बुक हम उसकी एटलीस्ट हर टर्मिनोलॉजी को ढंग से कवर करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट लिस्ट आल्सो विल बी प्रोवाइडेड बाय मी थ्रू आउट दीज लेक्चर। जो भी हम पढ़ेंगे उसमें सर्टेन टर्मिनोलॉजीज हैं, लाइक जब सबसे पहली बार सिक्के निकलने शुरू हुए during the Vedic age, and the last part of the Vedic age, we hear about the coins or the usage of coins for the first time, क्योंकि इसके पहले during the Indus Valley civilization we had barter type of system, exchange of goods हम किया करते थे। So the first type of coins that were circulated out there in the market, they were referred to as nishtis। तो अलग अलग तरह के शब्द हैं। So now these words can be clubbed from different time periods, that कि निष्ठी, अलग अलग तरह के सिक्के during different time periods, what are they basically mean, whether they are the type of taxes during different time period, type of coins during different time period। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमें हर चीज को रटना नहीं है, हमें हर चीज को समझना है। इन केस देयर आर 2 to 3 keywords mentioned over there which were referring to the different type of coins that are there during the different time periods। तो अगर हमें रेफरेंस भी याद रह जाएगा, आउट ऑफ 3 or 4 keywords एक भी हमें याद रह गया, देन ऑल्सो वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो हमें हर चीज नहीं रटनी, हमें हर चीज समझनी है। एंड सेम वेज दैट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, हम यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हर चीज को समझ सकते हैं। In case in the examination a conceptual question comes out, like you are comparing the culture of Vedic civilization with Indus Valley, in case you are comparing the culture of Mughal time period with Indus Valley, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, because all of these questions can be understood, क्योंकि conceptual हैं वो। जैसे आपने before reading modern history you may be viewing modern history as a sort of compilation of facts only, पर हमने ये देखा that in case we understand 1920, we will understand the time period of 1924, 1926, 1930, 1934, 1939। Do you all agree to this कि अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री को भी देखें तो उसमें भी एक क्रोनोलॉजी है, और इसी तरह से इस पूरे चैप्टर्स में एक क्रोनोलॉजी है, दैट in case there was a big empire, so that big empire will decline after a certain point and the vacuum will be filled by another great empire। तो हम उस तरह से क्रोनोलॉजिकल सक्सेशन में जब चीजों को पढ़ते हैं तो ये चैप्टर्स हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एंड सेम वेज हमारा जो फोकस रहेगा दैट विल बी इक्वल ऑन दिस मिडिवल हिस्ट्री आल्सो, एंड नॉट ओनली ऑन एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर, बिकॉज आई होप दैट यू अंडरस्टैंड कि इसका भी रिलेटिव इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। टर्मिनोलॉजीज, विजयनगर एम्पायर इन द लास्ट 10 years हैव बीन आस्क्ड फॉर 5 times। अर्ली मेडाइवल किंगडम, गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्राकुतास, पालाज आपने पढ़ा होगा। देन मुगल एम्पायर। नाउ दिस इज वन थिंग कि मुगल एम्पायर की अगर हम बात करें, दैट मे नॉट बी आस्क्ड टू दैट सर्टेन एक्सटेंट, तो उसमें हम इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत, रीजनल किंगडम्स। नाउ दिस रीजनल किंगडम इज समथिंग जिसको अब ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। आयरन की इन्वेंशन, डिस्कवरी देखने को मिलती है ड्यूरिंग द वैदिक एज, तो हमें ये लगता था कि नॉर्थ में जो डेवलपमेंट है वो काफी फास्ट हुई है और साउथ ने उसको कैच किया है ओवर द सेंचुरीज। पर अब हमारी जो न्यू एक्सकवेशंस हुई हैं, नाउ दैट ट्रेंड हैज चेंज्ड, दैट अंडरस्टैंडिंग हैज चेंज्ड। तो जब हम इस एमएक को कवर करेंगे, एट फर्स्ट वी विल प्रोसीड ओनली विद द आइडिया जो हमारा कन्वेंशनल आइडिया है, सो दैट इट डज नॉट क्रिएट एनी ऑफ द कंफ्यूजंस। जब हम इस पूरे को पढ़ लेंगे, देन बेस्ड अपॉन द चेंजिंग ट्रेंड जो नई एक्सकवेशंस हुई हैं वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे। बीच में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, बिकॉज मोस्टली क्योंकि ये रिवीजन प्रोग्राम है, दिस इज नॉट अ फाउंडेशन प्रोग्राम, तो उस वजह से वो मैंने स्पेसिफिकली चीज को लास्ट में रखा है। इन केस किसी बच्चे को कोई डाउट हो, क्वेरी हो, वो मैंने साथ में डिस्कस कर ली। भक्ति सूफी मूवमेंट एंड ऑल, ये जितने भी मूवमेंट्स है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, ऑल द रिलीजन्स दैट विल ओरिजिनेट इनटू दिस टाइम पीरियड, अगर आप उस टाइम पीरियड को समझ जाएंगे कि क्यों बुद्धिज्म आया, क्यों जैनिज्म आया, क्यों उनमें नॉन वायलेंस इज द मोस्ट कार्डिनल प्रिंसिपल, अगर आप वैदिक एज को समझेंगे, आपको पूरा बुद्धिज्म, जैनिज्म खुद से समझ में आ जाएगा, एंड ऑल द फिलोसफीज अटैच्ड टू इट। क्योंकि हर जो चीज है, जैसे आज हमारे इंडिया का कल्चर किस तरह का है, दैट इज अ रिफ्लेक्शन हाउ वी पीपल आर। हम किस तरह के पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, हम इकोनॉमिकली किस तरह का प्रोग्रेस कर चुके हैं।
सोसाइटल लेवल के ऊपर हमारे एथोस क्या है, हमारे मॉरल्स क्या है, उससे हमारा कल्चर बनता है। कल्चर लोगों का होता है। आज के समाज के जो भी लोग हैं उनका कल्चर होगा। इन केस देयर वर पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, व्हाट सॉर्ट ऑफ कल्चर दैट दे हैड, वो किस चीजों में मानते थे। कल्चर इज बेसिकली अ सेट ऑफ बिलीव्स, और उस कल्चर को पोर्ट्रे करने के लिए, शोकेस करने के लिए वी यूज आर्ट। आर्ट इज समथिंग विच इज टेंजेबल। तो आई होप ये आप समझेंगे, इसके बारे में आगे चल के भी डिटेल में बात करेंगे। बट माई ओनली पर्पज इज दैट कि आप ये समझे कि ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। एट फर्स्ट यू शुड रिमूव दिस फियर फ्रॉम योर माइंड कि ये हर चीज डुएबल है, एंड देर इज ओनली बेसिक एक्सपेक्टेशन दैट यू नीड टू बी सिंसियर एंड यू नीड टू फॉलो द अप्रोच एंड द स्ट्रेटेजी दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद। अगर आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप उस बेसिक फ्लो को फॉलो नहीं करेंगे, तो आप बीच में कहीं मिस हो जाएंगे। द क्लासेस विल बी अ बिट कॉम्पैक्ट, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस मेरे को कवर करना है। एंड इन केस यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, यू मे बी नोइंग दैट मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि जितनी डिटेल में, जितना हम बेसिक लेवल से चल सके, मैं उतना लेके चलने की कोशिश करूंगा। बट ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ लिमिटेशन। तो प्लीज आप मेरी इतनी सी बात को साथ में रखना। एंड एट द एंड ऑफ दीज 20 लेक्चर्स यू विल बी एटलीस्ट मोर देन कॉन्फिडेंट कि आप जितनी तैयारी कर सकते थे खुद के लेवल के ऊपर, किसी भी कोर्स के लेवल के ऊपर, आप उसको कर लोगे। दिस इज रफली द ब्रेकडाउन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो उसमें अगर हम मिसलेनियस सेक्शंस की बात करें कि अलग अलग टाइम पीरियड्स में से अलग अलग आइडियाज को यूज करके एक सिंगल क्वेश्चन बनाया जाएगा। देयर कैन बी अ सर्टेन पर्सन आस्क्ड फ्रॉम द वैदिक एज, देन फ्रॉम द लेटर टाइम पीरियड्स, अगर हम बुद्धिज्म जैनिज्म की बात करें, देन देयर कैन बी अ सर्टेन पर्सन फ्रॉम द गुप्ता एज, और उनको मैच द फॉलोइंग की तरह पूछा जाता है बेस्ड अपॉन द डिफरेंट टाइम पीरियड्स इन विच दे वर लिविंग। तो उसको हमने मिसलेनियस में काउंट किया है। तो उसमें वी हैव 16 क्वेश्चंस। नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज मिसलेनियस क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक जो वहां पर हमारी पूरी हिस्ट्री के टाइमलाइन में है। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन हमारे वहां से सॉल्व होंगे। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज वन ऑफ माय फोर्टेस, वन ऑफ माय स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स, बिकॉज इसमें मैं आपको समझा सकता हूं दैट हाउ दीस रिलीजन्स हैव डेवलप्ड वेरियस टाइप ऑफ फिलॉसफीज दैट वर देयर। सो अगेन अ वेरी सिंपल थिंग, लिटरेचर जब हम पूरे टाइम पीरियड्स को स्टडी करते हैं, सो ड्यूरिंग दोस टाइम पीरियड्स, इंडस वैली का लिटरेचर, वैदिक एज का लिटरेचर, गुप्ता एज का लिटरेचर, सो अगेन ऑल ऑफ दीज सेक्शंस ऑफ कल्चर। तो जब हम टॉपिक्स को पढ़ते हैं उसके साथ ही कल्चर हम करेंगे। कल्चर कभी भी अलग से कवर नहीं किया जाता। देर मे बी सर्टेन लेक्चर, जैसे हम आर्ट की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें, सो वी कवर आर्किटेक्चर इन अ सिंगल लेक्चर, जहां पर हम एंशिएंट से शुरू होके मॉडर्न हिस्ट्री तक के आर्ट को बात करेंगे। बट अगेन, अगर आपने हर टॉपिक को समझा होगा, अगर आपने हर टाइम पीरियड को समझा होगा, तो हमारे लिए आर्ट को समझना भी बहुत आसान है। लाइक इन केस वी टॉक अबाउट गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, उसमें हम किस तरह के पॉइंटर्स को पढ़ते हैं। दैट दिस गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट वाज पैटर्नाइज्ड बाय किसके द्वारा? कुशानास के द्वारा। बिकॉज जब ये गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट बनना शुरू हुआ, तो उस टाइम पीरियड के ऊपर कुशानास का रूल था। एंड दिस वाज अ वेरी बेसिक टाइप ऑफ अरेंजमेंट बैक देन, कि जो रूलर्स हैं वो पैटर्नाइज किया करते थे जो लोकल स्कल्पचर्स हैं, आर्टिसंस हैं, उनके लिए डिफरेंट मास्टरपीसेस बनाने के लिए। और उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह के स्टोन का यूज हुआ है। रेड सैंडस्टोन को उसमें यूज किया गया है। अगर हम अमरावती की बात करें तो उसमें व्हाइट मार्बल को यूज किया गया है। सो इन केस वी अंडरस्टैंड कि अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट वाज इन द सदर्न एरियाज, आंध्र प्रदेश के आसपास था, अमरावती के एरिया में। तो उसमें किस तरह का पत्थर मिलता है? तो उसमें व्हाइट मार्बल इज इन अबंडेंस। तो उस लोगों ने अपने लोकल पत्थर को यूज किया। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट उसी तरह से अपने लोकल पत्थर को यूज करेगा। तो जब हम इन सारे टाइम पीरियड्स को पढ़ते हैं, हमारे लिए टॉपिक समझने बहुत ज्यादा आसान है। और उसी तरह से इन केस अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन कम्स, वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इन केस आप में से कोई भी ऐसा बच्चों विच हु हैज रेड दिस एमएक्स सेक्शन फ्रॉम मी, तो आपको ये समझ में आएगा कि जब हम पेपर में जाते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन दीज फैक्ट्स। अब फैक्ट्स के बिना भी नो डाउट दैट यू नीड टू रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स, बट आई होप कि आप ये समझेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ देयर इज अ सिंगल क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फ्रॉम द डांसेस, फ्रॉम म्यूजिक, फ्रॉम पेंटिंग। अब हमारे इंडिया में थाउजेंड्स ऐसे वेरिएशंस हैं, अगर हम पेंटिंग्स की ही बात करें, जिसको हम रट सकते हैं और जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देर आर 100 टाइप्स ऑफ डांसेस, और उसमें हम क्लासिकल डांसेस की बात करें, उसमें आप रेफर कर सकते हो, म्यूजिक को रेफर कर सकते हो। सो दीज आर द लीस्ट प्रोबेबल एरियाज। तो इसका हम रेफरेंस समझेंगे,
कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरह से इनको समझना है, और वेदर दीज आर दोस टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी स्किप्ड। क्योंकि इसमें जब आप क्वेश्चंस के रेफरेंस को देखोगे, वेरिएशन को देखोगे, तो वहां पर आपको हर चीज नहीं रटी होनी चाहिए, बट रादर आपकी कॉमन सेंस आपके पास होनी चाहिए बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। बच्चा क्या करेगा, वो इस हर तरह की म्यूजिक को रटने की कोशिश करेगा इन सारे टॉपिक्स की रिलेटिव इंपॉर्टेंस को ना समझे हुए। आई होप कि आपको रेफरेंस समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको आइडिया कन्वे करना चाहता हूं, हाउ आई वुड लाइक टू प्रोसीड। बिकॉज आप करने को सब कुछ कर सकते हो, पर हमेशा ये एक बात मेरी समझो, वेन एवर वी गो टू अ वॉर, दो राजा एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो कोई भी राजा ये सोच के नहीं जाता कि मैं दूसरे की आर्मी के हर सोल्जर को मार के ही आऊंगा। वो इस उद्देश्य से, इस एम और ऑब्जेक्टिव से जाता है दैट आई नीड टू विन दिस बैटल। हिज ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू किल एवरी सोल्जर ऑन द अदर एंड। पर जब हम पेपर देने जाते हैं, स्पेशली यूपीएससी के स्टूडेंट्स, वो इस अप्रोच से जाते हैं कि हम 100 के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाएंगे बिकॉज वी आर समवन जो ये कर सकता है। ये अप्रोच ही गलत है। अगर आपको ये समझ में है, हमें ये आइडिया के साथ, ये इंटेंशन के साथ जाना चाहिए दैट नो मैटर व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, किसी भी तरह का पेपर आए, हम एक लेवल को अटेन कर लें सो दैट हम बाकी बच्चों को डिफीट कर पाए। बिकॉज अवर ऑब्जेक्टिव इज टू विन एंड नॉट टू पेपर को खत्म करना कि मैं करके दिखाऊंगा। एंड दिस इज द रीजन दैट अगर 45-50% मैक्सिमम कट ऑफ जा रही है, बच्चा उतना भी स्कोर नहीं कर पाता बिकॉज ही एम्स फॉर 100%। और अगर आपको ये बात समझ में आए, इन केस यू अंडरस्टूड दिस थिंग, तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री कवर की होगी। आई हैव नॉट गिवन यू 100% ऑफ द फैक्ट्स विच आर देयर, कि स्पेक्ट्रम क्या पूरी हमने रट ली, बिल्कुल भी नहीं। बट कैन वी, आर वी एबल टू स्कोर मोर देन एनी अदर स्टूडेंट किसी भी टेस्ट सीरीज में जो मार्केट में है? द आंसर विल बी यस, अगर आपने लेक्चर्स को ढंग से पढ़ा है, नोट्स को ढंग से समझा है। सो आई होप कि आप इस आइडियाज को समझोगे और इनके ऊपर काम करना शुरू करोगे, बिकॉज योर अप्रोच, योर माइंडसेट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपको इस यूपीएससी में आगे जाना है। एंड अगेन, और ये जो पूरा एमएक का सेक्शन है, आपके अप्रोच को बेहतर बनाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएगा इस पूरे यूपीएससी के लिए। एंड इन केस यू हैव रेड मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम मी, आपको ये समझ में आया होगा अब तक कि मैं सिर्फ आपको इस कोर्स के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको इसका जो पर्सपेक्टिव है वो एनहांस करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी जो यूपीएससी की अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो खुद की अंडरस्टैंडिंग है, और आपके जो इस पूरे पेपर को लेके अंडरस्टैंडिंग है, वो बेहतर हो सके, वो इंक्रीज हो सके, और आप एक बेहतर इंसान भी बन सको, क्योंकि ये पूरी आपकी कहानी है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स स्टार्ट विद द एंशिएंट हिस्ट्री टाइमलाइन। दिस इज बेसिकली समथिंग जो मैं हर बार करता हूं, हर चीज में करता हूं। तो हर बच्चा मेरे साथ, फॉर मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स यू विल ड्रॉ दिस टाइमलाइन, बिकॉज यही चीज आपको आगे चल के क्लैरिटी देगी। अगर किसी भी बच्चे ने मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइंस मेरे साथ ड्रॉ की हैं, सो यू वुड बी अ टेस्टिमनी ऑफ इट कि हाँ, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। दिस इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर कमेंटिंग इन द अर्लियर लेक्चर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। बच्चे यहां पर ये समझो कि इन केस you are at the first or second year of your preparation, I am in the 6th or 7th year of this teaching line, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग आपसे बेहतर होगी। इट इज नॉट समथिंग कि इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा, बट अगर आप ये बनाओगे तो आपके लिए ही लास्ट में फायदा होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइमलाइन ऑफ एशियंट हिस्ट्री, और ये हम हर रोज बनाने की कोशिश करेंगे, सो दैट एट द एंड ऑफ दीज लेक्चर्स एटलीस्ट यू आर क्लियर कि हम इस पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में, सॉरी एशियंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं। जस्ट लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, हम सारे टॉपिक्स को इसमें कवर करेंगे। सो आइए सफर को शुरू करते हैं एशियंट हिस्ट्री के साथ। एंड द फर्स्ट चैप्टर दैट वी टॉक अबाउट इन दिस एशियंट हिस्ट्री इज स्टोन एज। अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टोन एज। अब ऐसा नहीं है कि यही हमारी ह्यूमंस की हिस्ट्री है। अवर हिस्ट्री स्टार्टेड वे बिफोर दिस स्टोन एज, कि अगर हम पेलियोलिथिक के पहले भी जाएं तो हाउ डज ह्यूमंस इवॉल्व, हम होमोसेपियंस है, तो हम होमोसेपियंस की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं फ्रॉम दिस स्टोन एज। होमोसेपियंस भी पहले हमारी हिस्ट्री थी कि हम कहां से ओरिजिनेट हुए, वी वर अ स्पीसीज अमंग द चिंपैंजीज एंड ऑल, तो वो आई होप वो आपको समझ में होगा। बट सिंस अगर हम यूपीएससी की बात करें, हम स्टोन एज से शुरू करते हैं। अगर आपका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल हो तो आप इससे पहले की भी हिस्ट्री को रेफर करते हैं, बिकॉज वहां पर आप ह्यूमन सोसाइटीज की फॉर्मेशन की बात करेंगे।
सो द फर्स्ट चैप्टर दैट वी टॉक इन दिस यूपीएससी हिस्ट्री इज द स्टोन एज, और ये एक ऐसी स्टेज है जब ह्यूमंस की जो अंडरस्टैंडिंग है दुनिया की वो बहुत बेसिक है। अभी उनके लिए कंसेप्ट्स, अभी उनके लिए टूल्स, कुछ भी तरह के चीजें ओरिजिनेट नहीं हुई हैं। आज जो भी आप दुनिया का सच जानते हो, दिस इज जस्ट बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट्स, इंफॉर्मेशन, टूल्स दैट यू हैव बीन यूजिंग ओवर द ईयर्स। तो अभी अगर आपको इस हिस्ट्री को शुरू करना है, एट फर्स्ट यू नीड टू रिमूव ऑल द प्रायर लर्निंग्स दैट यू हैव। आपके जो प्री कंसीव्ड नोशंस है वो आपको तोड़ने पड़ेंगे, तभी आप इस फॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री को समझ पाओगे जहां पर हम मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुंचेंगे। सो स्टोन एज में हम सबसे पहले वी रेफर टू पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड देन चाल्कोलिथिक एज। सो लिथिक मीन्स स्टोन, तो लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो पैलियो मीन्स ओल्ड स्टोन एज, मेसो मीन्स मिडल स्टोन एज, नियो मीन्स न्यू स्टोन एज एंड चाल्को मीन्स कॉपर स्टोन एज। जब कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल दैट वाज डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस बीइंग, तो ये एक ट्रांजिशन है, ये एक डेवलपमेंट है कि किस तरह से लोगों ने एडवांस किया है थ्रू आउट दिस एज। एंड दिस एज कवर्स लैक्स ऑफ ईयर, क्योंकि हमारी फॉर्मेटिव स्टेज थी। हर आइडिया को, हर प्रोसेस को, हर कंसेप्ट को डेवलप होने के लिए टाइम लगता है। उसी तरह से इस पूरे टाइम पीरियड में हमने बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश की। लाइक ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज वी डिडंट न्यू एनीथिंग अबाउट दिस वर्ल्ड। हम उसको अभी डिस्कवर करेंगे, हम उसको सीखेंगे दैट हाउ वी कैन यूज दिस स्टोन टूल्स। तो थ्रू आउट दिस एज हम सिर्फ स्टोन टूल्स को यूज करना सीख रहे हैं। वी आर गोइंग टू रीड दिस थिंग इन डिटेल। हमारा कल का लेक्चर स्टोन एज का ही होगा। सो इन केस यू आर not having very in-depth clarity with respect to this stone age, so do not worry, ये सब कुछ कवर होगा। सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं through this timeline. And when we reach this chalcolithic age, मतलब कि हमने काफी डेवलपमेंट कर ली है। हमने मेसोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को अडॉप्ट कर लिया। In the Neolithic age, we have started the idea of agriculture, and then in the Chalcolithic age, हमारे कल्चर्स बनने शुरू हो चुके हैं। देर आर वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो अलग अलग जगह इंडिया के लेवल्स के ऊपर डेवलप होंगी। सो हम चाल्कोलिथिक एज के अंदर अलग अलग कल्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं। आहर कल्चर, बानस कल्चर, इस तरह के कल्चर्स हैं बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ पॉटरी दैट दे वर प्रोड्यूसिंग, बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ फ्यूनल प्रैक्टिसेस दैट दे वर हैविंग, बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ आइडियाज दैट दे वर कंज्यूमिंग। तो उसको हम कल्चर्स की बात करते हैं। अब इस चाल्कोलिथिक कल्चर में से हमारा अगला टॉपिक निकलेगा विच इज कॉल्ड एज हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। कि इस कल्चर का एक ऐसा कल्चर जो बहुत एडवांस था, जो सिविलाइजेशन के लेवल के ऊपर पहुंच गया। ओवर हियर आई एम रेफरिंग टू इट एज अ कल्चर, चाल्कोलिथिक कल्चर्स। जब हम वैदिक एज में जाएंगे तब हम वैदिक कल्चर के बारे में बात करते हैं, बट व्हेन वी रेफर टू हड़प्पन एज वी रेफर टू इज एज अ सॉर्ट ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि अब ये लोग एक सिंगल स्टैंड अलोन जगह के ऊपर अपनी सेटलमेंट्स को बनाना शुरू करेंगे। एंड मोस्ट ऑफ दी सेटलमेंट्स वुड रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्मिटी, कि हम बहुत सारे शहरों के अंदर ग्रिड टाइप ऑफ सिस्टम, जो रोड नेटवर्क है, उसको देखते हैं। इन सब का जो धर्म है, जो रिलीजियस बिलीफ है, वो हमें सेम तरह के देखने को मिलता है। दैट ड्यूरिंग थ्रू आउट दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन वी हैव फाउंड नो रेफरेंसेस ऑफ अ टेम्पल और एनी अदर सॉर्ट, बिकॉज हम इस टाइम पीरियड की जो राइटिंग्स है उसको डिसाइफर नहीं कर पाए। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोटो हिस्ट्री। So now what is the meaning of this proto history? For that हमें सबसे पहले ये समझ आना चाहिए कि हमारे हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड इसके बाद जो शुरू होगा दैट इज हिस्ट्री। अब इसका क्या मतलब है? प्री हिस्ट्री इज दैट टाइम पीरियड जब ह्यूमंस के पास अपनी रिटन लैंग्वेज नहीं है, and nor do we have any sort of reference to it, कि हमें ना ही पता है, ना ही हमारे पास ऐसा कोई टूल है, ना ही हमारे पास ऐसा कोई एग्जांपल है कि इस टाइम पीरियड के लोग राइटिंग को जानते थे। सो यहां पर हमें जो भी समझ में आता है इस हिस्ट्री के फेज के बारे में, दैट इज बेसिकली जस्ट बेस्ड अपॉन द आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन जो हमने की हैं। जितनी हमने एक्सकावेशंस की हैं उससे जो हमें टूल्स मिले हैं, स्टोन टूल्स मिले हैं, इस टाइम पीरियड की पॉटरी मिली है, तो उससे हमें ये समझ में आता है कि ये लोग किस तरह से रहा करते होंगे, कि इनकी जो रिफाइनमेंट का लेवल है वो किस तरह का है। अगर हम पेलियोलिथिक की बात करें, सो द टाइप ऑफ स्टोन टूल्स आर वेरी रफ, कोर्स हैं वो। अभी लोगों ने नहीं सीखा था कि किस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। न्यूलिथिक एज में जाएंगे, इट इज रेफर टू एज न्यू
स्टोन एज और न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, बिकॉज अब ह्यूमंस थ्रू आउट दीज एजेस उन स्टोन टूल्स को यूज करने का स्किल में महारत हासिल कर चुके हैं। दुनिया में हर कंसेप्ट इसी तरह से डेवलप होता है। लाइक in that time period of 1980s, internet came into this world as a sort of experiment from the American military. I hope आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया समझ में होगा। अब हमने उस इंटरनेट के ऊपर काम करना शुरू किया, तो हम अगले 30-40 इयर्स में टुडे वी हैव रीच टू दैट टाइम पीरियड जब हम एआई को यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर अस टू रीच टू दिस एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फर्स्ट इंटरनेट हैज टू कम इनटू दिस वर्ल्ड। इंटरनेट को आने के लिए पहले कंप्यूटर्स आने की जरूरत है। कंप्यूटर किसके ऊपर चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो दुनिया की हर डेवलपमेंट अगर हम टाइम में पीछे ट्रेवर्स करेंगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। डू वी ऑल अंडरस्टैंड दिस? क्या ये आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि अगर हम एआई की डेवलपमेंट को समझना चाहते हैं फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू, तो हमें ये कॉन्टिन्यूटी को पहले समझना पड़ेगा। हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ही यही है कि आप बर्ड्स आई व्यू हर चीज के बारे में समझते हो, आप उसकी डेप्थ में, आप उसकी ईगल्स आई व्यू को नहीं देखते। ज्यादातर बच्चा यही गलती करता है कि उसको लगता है मैं एआई को बहुत ढंग से रट लूं, पर जबकि क्वेश्चन आएगा इस डेवलपमेंट में से कि ये कैसे पहुंच गया, ये कैसे हो गया। प्लीज इस हर आइडिया को समझते चलना, बिकॉज यही अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। आई एम नॉट क्लेमिंग कि मैं आपको हर चीज करवा सकता हूं, बट आई एम क्लेमिंग कि यहां पर जितनी भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है दैट आई कैन प्रोवाइड यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब इस हर टॉपिक में से सर्टेन फैक्ट्स होंगे जो आपको रटने पड़ेंगे। फॉर दैट ऑल्सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द नोट्स, जो मैं आपको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूं बेस्ड अपॉन ऑल द सोर्सेज दैट आर आउट देयर इन द मार्केट। बट दैट डजंट मीन दैट कि मैं आपको हर सोर्स को कंपाइल करके दे दूं फॉर मी टू ब्रैग आफ्टर दिस प्रीलिम्स पेपर कि मैंने आपको हर चीज करवा दी। अगर मैं आपको इतनी बल्कि नोट्स दे दूंगा दैट यू कैन नॉट रिवाइज देम, यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड देम, तो ये मेरा एज अ टीचर काम खत्म नहीं होगा। मैं आपके काम को इंक्रीज कर दूंगा। हमारा काम है कि एक इफेक्टिव तरीका ढूंढना, एक ढंग के नोट्स बनाना। अगर हम इनको ढंग से पढ़ जाएं तो हम प्रीलिम्स को क्लियर कर लेंगे। माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अचीव दैट 100% मार्क, दिस इज आई एम क्लियरिंग दिस थिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। बाद में बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करने रहे दैट दिस सिंगल पॉइंट इज मिसिंग, दैट इज बेस्ड अपॉन माय अंडरस्टैंडिंग, माय एक्सपीरियंस कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आई हैव प्रूव्ड दिस ईयर आफ्टर ईयर, इट हैज बीन 5 years नाउ। और हर साल अगर आप कोई भी बच्चा ढंग से नोट्स को पढ़ के जाता है, ही इज एबल टू क्लियर इट। एंड अगर कोई पुराना बच्चा है तो उसको ये बात पता भी होगी। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, क्वेरी है नोट्स को लेके, सो आई होप दैट दैट थिंग इज ऑल्सो क्लियर। So at first, during this Stone Age, it is referred to as prehistory based upon the writings, evidences that we have. And since हमारे पास कोई भी writing evidence नहीं है, so it refers to prehistory। और हम इस पूरे Stone Age का अंदाजा किस तरह से लगाते हैं? Based upon the archaeological excavations that we have. Then we move to the Harappan civilization. This is a part of the proto-history. And now, why proto-history? Because proto-history is that history where we have written evidences. But we are not able to decipher it। कि हमारे पास इनके बहुत सारे written evidences हैं। We knew that this Harappan civilization people have their own written language। इनकी प्रॉपर हमें लैंग्वेज मिली है that is not alphabetical but rather pictorial। अगर आपने इजिप्शियन सिविलाइजेशन की लैंग्वेज को देखा है तो वहां पर भी आपको साइंस सिंबल्स बने हुए मिलेंगे। उसी तरह से हरप्पन सिविलाइजेशन की भी जो लैंग्वेज है दैट इज बेस्ड अपॉन द साइंस। और धोलावीरा एक शहर है विच इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वहां से हमें एक साइन बोर्ड भी देखने को मिलता है। बट वी सिंस वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर इट, तो हम इस टाइम पीरियड को भी सिर्फ उसी तरह से समझते हैं जैसे हमने प्री हिस्ट्री को समझा था, बेस्ड अपॉन द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। और जिस दिन हम इस राइटिंग एविडेंस को, इस इनकी लैंग्वेज को डिसाइफर कर पाएंगे, तो ये पूरा हरप्पन सिविलाइजेशन विल देन बिकम अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ओनली, जब हमारे पास रिटन एविडेंसेस हैं एंड वी कैन कोलैबोरेट कि जो हमने आर्कियोलॉजी में देखा और उससे जो हमने एनालाइज किया, जो उससे हमने इन्फ्रेंस निकाला। क्योंकि यहां पर जो आर्कियोलॉजिकल जितने भी एक्सकवेशंस मिले हैं वो हम सिर्फ उनका अंदाजा लगाते हैं कि ये अगर बिल्डिंग खड़ी है तो बेस्ड अपॉन अवर अंडरस्टैंडिंग तो ये टेंपल हो सकता है, ये एक जेल हो सकती है, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो ये XYZ का काम कर सकते हैं। जैसे अगर हम हरप्पन सिविलाइजेशन के दौरान ग्रेट बाथ की बात करें, मोहनजोदारो में हमें एक मॉन्यूमेंट मिला जिसको हम ग्रेट बाथ कहते हैं।
हमने उसको कहा कि ये रिचुअल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता होगा, बिकॉज इसके जो ग्राउंड बेड है उसके ऊपर हमें बिटुमेन लगा हुआ मिला है, विच इज अ वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल है वो, ताकि जो वाटर है वो सीप इन ना कर जाए। वो एक तरह का स्विमिंग पूल है। उसके साइड्स के ऊपर स्टेयर्स बनी हुई हैं, उसके साइड्स में अगर आप पिक्चर को हम देखेंगे तो आपको और ज्यादा बेहतर आइडिया समझ में आएगा। देयर आर चेंजिंग रूम्स ऑल्सो। तो हम ये मानते हैं कि वो एक तरह का रिचुअल के लिए यूज किया जाता होगा। जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर जब भी कोई इंसान बैप्टाइज किया जाता है तो उसको पानी में डुबकी लगाई जाती है। तो हमने ये इन्फ्रेंस या रेफरेंस निकाला कि ये इसी तरह से यूज किया जाता होगा। बट अगेन दिस इज जस्ट अ इन्फ्रेंस। हो सकता है वो सिंपल स्विमिंग पूल ही हो, पर हमने उसको रिचुअल्स की तरह एसोसिएट किया बेस्ड अपॉन ऑल द आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशंस दैट वे। तो हम आइडियाज को निकालते हैं। जिस दिन हमने ये समझ लिया तो हम उसको कोलैबोरेट कर पाएंगे। हो सकता है आधी चीजें हमारी सही हो सकता है कुछ चीजों को हम गलत समझते हो। बट अगेन डू आर वी एबल टू अंडरस्टैंड कि यहां पर किस तरह से चीजों में हम क्यों इसको प्रोटो हिस्ट्री या प्री हिस्ट्री क्यों इनको अलग तरह से रेफर किया जाता है? बिकॉज यहां पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री है दैट इज बेसिकली जस्ट बेस्ड अपॉन आर्कियोलॉजी। इसी वजह से आज के लेक्चर के अंदर हम लास्ट में अगर आप कंटेंट वाइज देखोगे तो वहां पर क्या है, सोर्सेज टू स्टडी इन इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड देन लिटरेरी सोर्सेज। क्योंकि लिटरेरी सोर्सेज इसके बाद आने शुरू होंगे ड्यूरिंग वैदिक एज। तो इसके बाद अगर हम बात करें सो देन वी हैव वैदिक एज, फ्रॉम वेयर आवर हिस्ट्री विल स्टार्ट। बट इसमें भी एक कैच है। Now we all know that this Vedic age is based upon the idea that during this time period Vedas were, Vedic knowledge was imparted into this world। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। श्रुति स्मृति का कंसेप्ट है यहां पर। बट यहां पर भी अगर हम वैदिक एज की बात करें और वेदास की बात करें सो दो सोर्सेज वर नॉट कंपाइल्ड फॉर नियरली सेंचुरीज। जब वो उनकी नॉलेज हमारे दुनिया के अंदर आई तो इस ट्रेडिशन को ऑरली पास किया जाता था फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को ये पूरा वेदास का पार्ट सुनाएगी, उनको समझाएगी कि इसमें क्या श्लोक है, इसमें क्या समझाया गया है। बेसिकली ऑल द अंडरस्टैंडिंग जो एक जनरेशन के पास है वो दूसरे जनरेशन को पास की जाएगी बेस्ड अपॉन ओरल ट्रेडिशन। और ये हमारे ह्यूमंस का सबसे पुराना ट्रेडिशन है क्योंकि पहले पेपर इन्वेंट नहीं किया गया था। हमें राइटिंग के आइडिया को भी समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। जैसे हमने स्टोन टूल्स को यूज करने के लिए सीखने के लिए वी टुक नियरली लैक्स ऑफ ईयर। तो उसी तरह से वैदिक एज की नॉलेज की अगर हम बात करें फॉर नियरली सम सेंचुरीज, अगर हम 4-5 सेंचुरीज की बात करें, एट फर्स्ट वो ऑरली ट्रांसमिट होती थी एंड लेटर ऑन उसको कंपाइल किया गया था जब हमारे पास रिटन टेक्नोलॉजीज थी। तो इसी वजह से वैदिक एज की बात करें यहां से ऑल्दो हिस्ट्री शुरू होगी, पर यहाँ के जो रिटन सोर्सेज हैं वो हमें बाद में देखने को मिलते हैं, जो बाद में हमें मिले थे, जो हमने कंपाइल किए थे। दीज आर द फर्स्ट 3 चैप्टर्स जहां से हमारी हिस्ट्री शुरू होगी। एट फर्स्ट डू ऑल द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दीज फर्स्ट 3 चैप्टर। इसके न्यूएंसेस अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, दिस इज जस्ट द टाइमलाइन। पर क्या हर बच्चे को ये आइडिया समझ में आया? स्टोन एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड देन वैदिक एज। अगर हम इस टाइम पीरियड में आगे बढ़े और स्टोन एज से वैदिक एज से आगे देखें तो वैदिक एज को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं बेस्ड अपॉन द इन्वेंशन ऑफ आयरन विच वाज देयर अराउंड 1000 BCE। अब इस आयरन की इन्वेंशन के बाद, डिस्कवरी के बाद, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज इनटू दिस वर्ल्ड एंड दिस विल डिवाइड दिस वैदिक एज इनटू अर्ली वैदिक एज एंड देन लेटर वैदिक एज। जैसे इंटरनेट के आने से बाद और आने के पहले देयर इज अ वेरी डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्शन इनटू दिस वर्ल्ड कि जो दुनिया की डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जो दुनिया के ग्रोथ का प्रोसेस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया इंटरनेट के आने के बाद, एआई के आने के बाद। और उसी तरह से सेम वेज अगर हम आयरन की बात करें, आयरन के आने के पहले और उसके बाद की दुनिया बहुत बदली, ज्योग्राफिकली बदली, पॉलिटिकली बदली, सोसाइटल वाइज बदली, सोशली बदली। तो उस हम डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं एंड इसी वजह से इस टॉपिक में से क्वेश्चन जो कल्चर के ऊपर, जो चेंज के ऊपर पूछा जाता है, बिकॉज आयरन की इन्वेंशन है यहाँ पे।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फोकस ऑन द वैदिक लिटरेचर, जहां से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, वो आपके रेफरेंस के लिए, दैट बेस्ड अपॉन द वैदिक लिटरेचर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज. इन केस यू रिमेंबर द मेंस क्वेश्चन 2022 या 23 में पूछा गया था, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर. सो देयर वाज अ क्वेश्चन इसी टाइम पीरियड में कि किस तरह से इनकी ट्रांजिशन होती है फ्रॉम अर्ली टू लेटर बेस्ड अपॉन द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी. क्या किसी बच्चे को मेंस का क्वेश्चन याद है? अगर आप इन सारे लेक्चर्स को ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे, एट द एंड ऑफ दीस 20 लेक्चर्स और 18 लेक्चर्स जितने भी होंगे, आप उन ज्यादातर मेंस के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे, जस्ट द सेम वे जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए होगे. बिकॉज इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं समझ सकते, एंड रादर मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिए और भी आसान होंगे. एंड देन व्हेन वी मूव फ्रॉम दिस वैदिक एज, द नेक्स्ट टॉपिक जो हम समझते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो कौन सा है? दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ जनपदास एंड महाजनपदास. सो इनका टाइम पीरियड है नियर 600 BCE. नियर अबाउट 1000 BCE वी हैव द डिस्कवरी ऑफ आयरन. ठीक है, उस आयरन की डिस्कवरी के बाद देयर वाज अ ज्योग्राफिकल शिफ्ट. वी शिफ्टेड फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ इंडस वैली टू द प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना, और यहां पर हमारी सेटलमेंट्स होना शुरू होंगी. आयरन की वजह से नाउ वी आर एबल टू डू द एग्रीकल्चर इन अ मोर एफिशिएंट वे. हम डिग डाउन कर सकते हैं, डेप्थ में जा सकते हैं, और जो हमारी एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस होगा, जो उसका आउटपुट होगा, वो मैनी फोल्ड इंक्रीज हो जाएगा उस टाइम पीरियड के ऊपर. ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि आयरन की इन्वेंशन हुई है हमारे पास. और इसी वजह से जनपद का मतलब क्या है? जन मतलब लोग और पद मतलब पैर, कि जब बहुत सारे लोग एक ही जगह के ऊपर पैर डालेंगे तो उससे फॉर्मेशन होगी जनपद की. क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन का एक्सपल्शन हुआ है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया, तो अब लोग इकट्ठा रहने शुरू हुए हैं, शहरों के बनने का प्रोसेस शुरू हुआ है. तो जनपदास, वी रीड अबाउट टोटल 16 जनपदास, टोटल 16 सिटीज, जो उस टाइम पीरियड के ऊपर हमें वैदिक एज के बाद डेवलपमेंट देखने को मिलती है. अगर आप वैदिक एज को समझेंगे, यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज जनपदास. आउट ऑफ दीज 16 सिटीज वी हैव टोटल 4 मेगा सिटीज, जिनको कहा गया है महाजनपदास. ठीक है, महाजनपदास. जैसे इन टुडेज इंडिया ऑल्सो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सिटीज, पर उनमें से जो सबसे बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वो तो थोड़े से हैं, लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जो हमारे 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो वो 4 हैं. पर शहर तो बहुत सारे, मैं भी एक शहर से ही आता हूं. पर उसी तरह से इन 16 शहरों में से 4 बड़े शहर बने महाजनपदास, एंड इन 4 बड़े शहरों में से वी हैव द महाजनपद ऑफ मगध, जहां से अब हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री की शुरुआत होगी. बिकॉज अब ये हमारे एम्पायर्स की फॉर्मेशन की बात करता है. इससे पहले कोई भी लार्जर लेवल के ऊपर बड़ा एम्पायर नहीं बना, विच मींस अ सिंगल रूलर और अ सिंगल फैमिली रूलिंग ओवर अ वेरी लार्ज एरिया. अब यहां पर बड़े शहर बने, उन बड़े शहरों में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हुआ. दिस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर विल स्टार्ट डेवलपिंग ड्यूरिंग दिस वैदिक एज. और यहां तक आते आते हमारे पास क्या है? We have monarchical type of system. उस monarchical system को हम समझेंगे, how these republican states are emerging, हम उसको समझेंगे. So we reach to the time period where Magad as a state, as a empire has established, और उसमें हम अलग अलग political empires की या फिर political lineages की बात करते हैं. In this, at first we have Haryanka dynasty, the first dynasty to rule over Magad, Haryanka. Shishunaga, Nand, and then Mauryan Empire. Now, in case you see the breakup of the questions, तो हमारे यहां पर this is probably the 5th or 6th lecture that we will study in this AMX section. बट अभी तक तो अगर हम प्रीलिम्स के हिसाब से बात करें, सो ओनली दिस वैदिक एज इज इंपॉर्टेंट, एंड देन दिस मॉडर्न एम्पायर विल बी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. पर हमारे तो 5 या 6 लेक्चर्स हो जाएंगे, बट ऑल ऑफ दीज लेक्चर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट अगर आप इस मॉडर्न एम्पायर को समझना चाहते हैं एंड इसके बाद की डेवलपमेंट को समझना चाहते हैं. बिकॉज ये हर चीज इंटरकनेक्टेड है, लिंक्ड है, और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. एंड व्हेन वी रीच दिस मॉडर्न एम्पायर, ये एक बहुत बड़ा एम्पायर बनेगा जो रफली ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया को अपने अंदर कॉन्कर कर लेगा. उसके हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हाउ दे वर कॉन्करिंग वेरियस टाइप ऑफ अलायंसेस, दैट दे वर हैविंग मैट्रिमोनियल अलायंस, डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट,
तो किस तरह से उन राजाओं ने प्रोसीड किया, किस तरह के पॉलिटिकल टूल्स को यूज किया, किस तरह का उनका माइंडसेट था, मेंटेलिटी थी। इन केस हम इस टाइम पीरियड को समझेंगे, हमें खुद से पता होगा कि वो किस तरह के टूल्स को यूज करेंगे। इन केस यू हैव सीन ड्यूरिंग द मॉडर्न हिस्ट्री, अगर हम किसी पर्सनैलिटी को समझें तो हमें उसके एक्शंस को अपने आप समझने में बहुत सहायता मिलेगी, बिकॉज इन केस आई हैव अ सर्टेन पर्सनैलिटी, सो माई रिएक्शंस, माई आउटकम्स वुड बी बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग और द नॉलेज दैट आई हैव। मेरा बिहेवियर किस तरह का है, उसी बेसिस के ऊपर हम इस पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। एंड नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक लॉ ऑफ दिस ह्यूमन सोसाइटी, दैट जो भी आया है, एवरीथिंग हैज अ बर्थ, विल वन डे हैव इट्स डेथ। तो अगर कोई मॉडर्न एम्पायर बना है तो उसका डिक्लाइन होगा ही होगा। इन केस देयर इज अ गुप्ता एम्पायर तो उसका डिक्लाइन होगा, इन केस देयर इज अ दिल्ली सल्तनत तो उसका डिक्लाइन होगा, इन केस देयर इज अ मुगल एम्पायर विच रूल्ड ओवर द लार्जेस्ट एम्पायर जो आज तक इंडिया के अंदर किसी ने देखा था, औरंगजेब का एम्पायर इज ग्रेटर देन एनी ऑफ द अर्लियर रूलर्स का जो एम्पायर था, पर वो भी एक दिन डिक्लाइन होगा। मुगल एम्पायर विल डिक्लाइन इन 1857। और उसी तरह से ये जब हम पूरी हिस्ट्री को सब पढ़ते हैं, देयर आर मेनी लेसन्स दैट वी कैन अंडरस्टैंड एज अ ह्यूमन, एंड इन केस यू अंडरस्टैंड दैट, तो आपको ये समझ में आएगा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, क्योंकि इस पूरी हिस्ट्री में सेम ही पैटर्न्स को रिपीट किया गया है। फॉर एनी ऑफ द डिक्लाइंस हम कुछ रीजंस को पढ़ते हैं और वो रीजंस इसी टाइम पीरियड का रिफ्लेक्शन होते हैं, और ज्यादातर वही सेम गलतियों को रिपीट किया जाता है। विच ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पेज, जहां पर लोगों ने ये इस पूरे टाइम पीरियड को एनालाइज करके कहा है दैट मैन डू नॉट लर्न वेरी मच फ्रॉम द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री, दैट इज हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द लेसन्स दैट हिस्ट्री हैज टू टीच। कि हम जो लोग हैं यही नहीं समझ पाते कि हिस्ट्री हमें कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं और हम उसी को नहीं समझ पाते, और यही हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, पर ये जब हम पूरे एमएक को पढ़ेंगे, आपको इसके थ्रू आपके एथिक्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, आपके जो सोशल इश्यूज हैं, सोसाइटी हैं, जो चाहे आप मेंस में जाके दोगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये एमएक पूरा ढंग से क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, फिर मॉडर्न एम्पायर विल डिक्लाइन, एंड सिंस इट वाज अ वेरी बिग एम्पायर, तो वो अलग अलग हिस्सों में डिक्लाइन होगा। ये जो पूरा मॉडर्न एम्पायर है, दिस एम्पायर कवर्ड रफली ऑल ऑफ दिस एरिया। साउथ में वी हैव द संगम एज, so we will cover Sangam age after this modern empire only. These two ages, modern age and Sangam age, were running concurrently. और जब ये modern empire decline होगा, it will decline into three sections. At first in the areas of Patliputra and Rajgir, जो इनका capital था. Over here, Shungas will replace them. Pushyamitra Shunga will assassinate the last modern ruler. Then we have Kanvas. So we read about these two empires. In the areas of Deccan, we have Satavahanas. And then in the areas of northwest, we will face invasions. At first, we have Indo-Greeks. Then we have Shakas. Then we have Parthians. And then we have Kushanas. These are all the things that we are going to read in this modern history, but do not worry about कि इतनी सारी चीजें किस तरह से हम याद करेंगे। ये सिर्फ बेसिक कहानियां हैं, किरदार हैं जो आते रहेंगे, बदलते रहेंगे, बट हमारी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। क्या यही सबसे पहली फॉरेन इन्वेजन है विच हैव फॉरेन पावर्स विच हैव कम टू इंडिया? द आंसर इज नो। नंदा एम्पायर के पहले भी हमें फॉर्मेशन देखने को मिलती है। When we read about the formation of modern empire, we read about चाणक्य, या फिर जिसको आप कौटिल्य के नाम से भी जानते होंगे। So, नंदा एम्पायर के दौरान we read about Macedonian invasion, which is also famously called as the invasion of Alexander, 326 BC. But before this also we have another invasion जिसको कहा गया है Achaemenian invasion, and this invasion was from the areas of Iran. Likewise in India we had Mughal Empire, गुप्ता एम्पायर, तो उनके वहां पर Achaemenian एम्पायर था और उस एम्पायर ने इन्वेड किया था, therefore it is referred to as Achaemenian invasion. How many of you have seen the movie 300? आप में से कितने बच्चों ने स्पार्टन्स की वो मूवी देखी है? ग्रेट मूवी इट इज 300। कितने बच्चों ने देखी है? लियोनाइडस,
ज़र्क्सीज़, जितने बच्चों ने नहीं देखी, देयर इज अ मूवी बाय द नेम ऑफ 300, इज वन ऑफ द ग्रेट मूवीज दैट आई हैव सीन टिल डे। अगर आपको कभी मौका मिले, व्हेनेवर यू वांट टू हैव अ ब्रेक, तो उसको आप देख सकते हैं। तो उस मूवी में जिस एम्पायर को, जिस ज़र्क्सीज़ को रेफर किया गया है, दैट इज दिस अकेमेनियन एम्पायर ओनली। दे वर इन्वेडिंग ओवर ऑलमोस्ट होल ऑफ द यूरोप, तो वो ग्रीस तक पहुंच चुके थे, और उसी तरह से वहां से ईरान से यहां पर भी वो एक्सपेंड करेंगे, एंड दे विल start invading into this northwest areas. Now, one of the very basic things, why all the invasions were happening from this northwest part of India only? Why not from this area? Because यहाँ पर हिमालयाज हैं, साउथ में हमारे यहाँ पर इंडियन ओशियन है, यहाँ पर हमारे पास थार डेजर्ट है, यहाँ पर हमारे बहुत हिली टेरेन्स है। तो यही इकलौता पाथवे था, गेटवे था इंडिया के ऊपर, या फिर अगर हम इंडिया इज समथिंग, एक कंटेक्स्ट है जिसको हम आज रेफर करते हैं। ये जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, दैट विल कीप ऑन शिफ्टिंग ओवर द सेंचुरीज, ओवर द जनरेशन, जिस तरह से इन्वेजन्स होती चली जाएंगी। 2022 फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द ज्योग्राफी ऑफ एनी प्लेस डिटरमाइन द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस? अगर आप इस पूरे एमएक को पढ़ेंगे तो आपके मोस्टली मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज ये सब कुछ अंडरस्टैंडिंग का ही पार्ट है। उसके लिए आपको कुछ बहुत सा अलग से नहीं पढ़ने की जरूरत होती है। आई होप कि अब आप थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो गई होगी। So, starting with the Achaemenian invasion, Macedonian invasion, Indo-Greek, Shakas, Parthians, Kusanas, हम इनके इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, that when they started dominating this areas of northwest, तो उन्होंने किस तरह से आगे प्रोसीड किया। All of these empires were invading अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग मोटिव से। और अगर हम पूरे मिडेवल हिस्ट्री की भी बात करें, अगर पूरी मिडेवल हिस्ट्री की बात करें, यहीं से हमें इन्वेजन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी, फिर दिल्ली सल्तनत की फॉर्मेशन यहां से होगी। एंड दिस इज द रीजन, अगर हम इंडियन कल्चर, स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्टर्न कल्चर की बात करें, उसमें आपको रेफरेंसेस ईरान के, अफगान के, इन सारे देशों के देखने को मिलते हैं, बिकॉज इनमें जो इंटरेक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा रैपिड है। अगर आप इसको समझेंगे तो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस भी बेहतर होंगे, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से इन सारे लोगों ने खुद में इंटरेक्ट किया है। देन मूविंग फॉरवर्ड, अब ये हमारे पास, दिस इज रफली, हम पहुंच चुके हैं अराउंड 3rd सेंचुरी सीई। तो हमारा जो सफर है वो शुरू हुआ था बहुत पहले, लाखों साल पहले, एंड नाउ वी आर एट 3rd सेंचुरी सी। तो हम इस टाइम पीरियड के पॉलिटिकल हिस्ट्री को जब हमने देखा तो ये सारे चेंजेस हुए हैं। Like after 1947, there are political changes in India also. First of all, Congress was the dominant party that was ruling. उसका डिक्लाइन हुआ, and then we had the rule of बीजेपी। तो उसका अब टाइम आया, तो वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के ऊपर रूल करेगी। तो यही चेंज होता रहेगा समाज के अंदर। चेंज इज द वेरी बेसिक लॉ ऑफ नेचर। चेंज को आप रोक नहीं सकते। जो भी चीज टाइम के इफेक्ट में आएगी वो चेंज होगी ही होगी। जैसे आपकी जो नॉलेज है, जो आपका ट्रुथ का पर्सपेक्टिव है कि आप किस चीज को सच मानते हो, वो हर दिन बदलता है जब आप नई तरह की इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करते हो। और उसी तरह से इनटू दिस वर्ल्ड देयर आर चेंजेस बेस्ड अपॉन कि जो न्यू आइडियाज, न्यू कंसेप्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज ऐड होती जाएंगी, तो उससे हमारी दुनिया भी बदलती जाएगी। तो उस चेंज को हम पढ़ते हैं। सो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड नियर अबाउट 3rd सेंचुरी सी, तो क्या होगा, हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा एम्पायर ओरिजिनेट होगा जिसको हम कहते हैं गुप्ता एम्पायर। ये गुप्ता एम्पायर विल एलिमिनेट ऑल ऑफ दीज पावर्स। जैसे यहां पर वी विल हैव वेस्टर्न शाकास, तो वो उनको खत्म कर देंगे। यहां पर एक अलग से एम्पायर होगा विच इज कॉल्ड एज वकटकास, और वकटकास एंड गुप्ता एम्पायर विल रूल कॉन्करेंटली। वो एक साथ रूल करेंगे। गुप्ता एम्पायर सबको खत्म कर देगा, बट नॉट वकटकास, क्योंकि इनकी जो बेटी है प्रभावती गुप्ता, शी वॉज मैरिड टू द वकटका रूलर, एंड दैट किंग डाइड वेरी अर्ली। सो होल ऑफ द चार्ज ऑफ दिस वकटका एम्पायर वॉज इन द हैंड्स ऑफ देयर डॉटर ओनली। तो उस वजह से इन्होंने इकट्ठा रूल करना सही समझा। सो व्हेन वी गो reach till the end of Gupta Empire. So this empire will cover nearly 3rd to 5th century CE. तो ये रूल करेगा, but this time period is called as the golden age of Indian history. Now why golden age? अगर हम एरिया वाइज बात करें तो इनका एरिया सबसे बड़ा नहीं था। दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस की गोल्डन एज था, दैट वी हैव अ इंडिजीनियस रूलर जिसने सबसे बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश किया, कि वो किसी फॉरेनर ने आके यहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं किया। दिस इज अवर इंडिजीनियस एम्पायर। बट देन ऑल्सो व्हाई वी रेफर टू गुप्ता एज एज अ गोल्डन एज, बिकॉज ऑफ इट्स ग्लोरियस लिटरेचर जो इस टाइम पीरियड के ऊपर प्रोड्यूस होगा।
यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कालिदास जी, अभिज्ञान शकुंतलम, इस तरह के बहुत सारे आपने लिटरेरी पीसीस का रेफरेंस सुना होगा। तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे ढंग के रूलर्स आए जिन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए काम किया, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर काम किया, और इसी में से मेंस के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट था, टेंपल कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हुई इस टाइम पीरियड के अंदर, जो कल्चर को प्रमोट किया गया। अब कल्चर किस तरह से प्रमोट किया जाता है? कल्चर में दो रेफरेंसेस होते हैं, एक तो है टेंजिबल, समथिंग विच कैन बी टच्ड, फेल्ट, एंड समथिंग विच, एंड द सेकंड थिंग इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल कल्चर में किस तरह से प्रमोट किया जाता है? जैसे म्यूजिक, अगर हम डांस की बात करें वो इंटेंजिबल फॉर्म है। अगर हम टेंजिबल की बात करें तो आर्ट, आर्किटेक्चर में आपने टेंपल्स बनाने का काम शुरू किया, लिटरेरी चीजों को प्रमोट करने का काम शुरू किया, संस्कृत को प्रमोट किया गया एज द नेशनल लैंग्वेज। तो उन सारे रेफरेंसेस को हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। सो गुप्ता टाइम पीरियड रेफर टू एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बट अगेन दिस एम्पायर विल ऑल्सो कम टू इट्स डिक्लाइन, और इसके जब हम डिक्लाइन की बात करते हैं, सो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड देयर विल बी many numerous small empires that will start taking place। क्योंकि जब एक बड़ा एम्पायर डिक्लाइन होगा, जैसे हमने मॉडर्न हिस्ट्री में समझा था, इन केस अ सिंगल पावर इज रूलिंग ओवर अ वेरी वास्ट एरिया, तो जब वो सेंट्रल पावर या फिर जो उसका कैपिटल पावर है, अगर उसकी पावर कम होगी, तो जितने भी पेरिफेरी के एरियाज हैं वहां के गवर्नर्स, वहां के लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर देंगे। डू यू ऑल रिमेंबर दिस आइडिया फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री? या फिर अगर हम आज की पॉलिटिकल हिस्ट्री की भी बात करें, इन केस देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर एट द सेंटर, सो इट इज वेरी इजीली एबल टू कंट्रोल ऑल द एरिया, चाहे वो दूर नजदीक हो दूर हो सकता है। पर जब भी सेंटर में पावर कमजोर होगी, तो जब भी पेरिफ्री में जो गवर्नर्स बैठे हैं या फिर लोकल रूलर्स हैं, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर देंगे। यहां पे भी हमें सेम कंसेप्ट देखने को मिलता है, बिकॉज दिस इज अ ह्यूमन कंसेप्ट, दिस इज हाउ वी बिहेव एज अ ह्यूमन। तो वो सेम आइडिया है। 2020 क्वेश्चन पूछा गया था दैट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर विच स्मॉल रीजनल पावर्स केम इनटू बीइंग। तो उसमें लेटर गुप्ताज हैं, अलग अलग पावर्स है, चालुक्यास और बादामी है, तो अलग अलग एरियाज के अंदर अलग अलग पावर्स ओरिजिनेट हुई, तो उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया गया। बट डज दैट मीन दैट कि हम इस हर पावर को डिटेल में जाके डिस्कस कर लेंगे? द आंसर इज नो। उसकी ना ही जरूरत है, ना ही वो आपके हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। यहां पे हम टाइम पीरियड के चेंज को समझते हैं और उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज समथिंग दैट यू ऑल शुड अंडरस्टैंड। तो हम गुप्ता एम्पायर के जब डिक्लाइन की बात करेंगे, सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको हम यहां पे रेफर करते हैं। वन इज द वकाटकास विच आर गोइंग टू रूल आफ्टर गुप्ताज ऑल्सो, एंड देन वी हैव द रूल ऑफ हर्षवर्धन या फिर वर्धान एम्पायर की हम बात करें, एंड ही वाज रिगार्डेड एज द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर। तो उसको रेफर करेंगे कि क्यों ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट था, एंड दिस विल मार्क एज द एंड ऑफ आवर एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये हमारा पूरा टाइम है जिसको हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली हम कवर करते हैं। ये हमारा पूरा सिलेबस है एंशिएंट हिस्ट्री का। एंड इस पूरे टाइम पीरियड में, so starting with this Stone Age, Harappan Age, Vedic Age, moving on to the time period of Janpadas, Mahajanpadas, then time period of Magad, various dynasties. Out of that formation of, or after the decline of Mauryan Empire, in the areas of पाटलिपुत्र we have शुंगास, कन्वास, in the areas of north west, ये हम political empires की बात करेंगे। फिर इन सबको रिप्लेस करके एक सिंगल एम्पायर आएगा, गुप्ता एम्पायर। उनके साथ कौन कौन से पावर्स कॉन्करेंट रूल कर रहे थे, आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर किस तरह का डेवलपमेंट हुई, तो उसको हम रेफर करते हैं। एंड देन वी मूव ऑन टू द टाइम पीरियड दैट इज कॉल्ड एज अर्ली मेडाइवल पीरियड। जब मेडाइवल हिस्ट्री और अर्ली मेडाइवल को शुरू करेंगे आफ्टर दिस लेक्चर, तो मैं आपकी दोबारा से ओरिएंटेशन करूंगा। बट आई होप दैट एट फर्स्ट everyone is clear with respect to the syllabus, with respect to the coverage that we are going to do during this AMX section. Next topic, that what is meant by art and culture। जैसे हर बच्चे को ये बहुत मुश्किल चीज लगती है आर्ट एंड कल्चर, बट अगर आप ढंग से समझोगे, कल्चर हर जमाने का है, आपकी इस 21st सेंचुरी का भी कल्चर है। उससे आप क्या समझते हो कि आप उस कल्चर को किस तरह से शोकेस करोगे? थ्रू आर्ट। Art is something which is tangible and art is something which can also be intangible, which cannot be touched। इसमें हम रेफर करते हैं म्यूजिक को कि उस जमाने का म्यूजिक कैसा था, उस जमाने के डांसेस कैसे थे,
आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, आप उसको लिख नहीं सकते। पर हम टेंजिबल की बात करें, हम उसको देख सकते हैं, उसके हमारे पास आर्कियोलॉजिकल जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कि इस जमाने में किस तरह के स्कल्पचर्स बने, किस तरह की पॉटरी बनी, किस तरह के टेम्पल्स बने, और किस तरह के हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। तो ये सब कुछ हमारे कल्चर का पार्ट है। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कल्चर की, क्योंकि हम चीजों को ढंग से नहीं पढ़ते, ढंग से नहीं समझते, उस वजह से हमें ये लगता है कि कुछ इस चीज को अलग से कवर करना पड़ेगा। बट इन केस आप बुद्धिज्म जैनिज्म को पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा हम उस जमाने की बात करते हैं। ठीक है, सो आई होप दैट आप ये समझे होगे कि आर्ट एंड कल्चर का मतलब क्या होता है, और जब भी आप इस तरह की क्लैरिटी को साथ में लेके चलोगे, आपकी जो मेंस की अंडरस्टैंडिंग है वो और भी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना कि कल्चर को हम साथ में कवर करेंगे। अगर कोई ऐसे टॉपिक्स है लाइक स्कूल्स ऑफ आर्ट, जो उस जगह के ऊपर कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो उसके हम कुछ रेफरेंसेस लास्ट में भी लेंगे। जैसे ऑल अलोंग साइड द हर्षवर्धन टाइम पीरियड हम स्कूल्स ऑफ आर्ट को कवर करते हैं, गंधारा, मथुरा, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, तो वो कुछ लेक्चर्स लास्ट में हो जाएंगे। बट उन लेक्चर्स को समझने के लिए भी हमें हर टाइम पीरियड के अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अगर हम यहां पर फर्स्ट लेक्चर के जो नोट्स हैं जो आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो हर लेक्चर के साथ आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, जो भी मैं आपको आइडियाज कन्वे करना चाहता हूं। एंड दीज नोट्स आर टॉकिंग नोट्स, कि जहां पर मैं सिर्फ आपको आइडियाज कन्वे करना चाहता हूं, अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना चाहता हूं, सो दैट दीज नोट्स कैन बी ऑल्सो यूज फॉर प्रीलिम्स, कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेंस, और आपके सिंगल सोर्स नोट्स बने। कि मार्केट में जो इतना क्लटर है, जो हर चीज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है, सो दैट यू कैन हैव दैट फोमो, कि हम ये अगर एक सिंगल पॉइंट मिस कर जाएंगे तो शायद हमारा यूपीएससी नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कि एक सिंगल पॉइंट से आपका यूपीएससी नहीं रहेगा, वो उन 100 पॉइंट से रहेगा जो आप ढंग से नहीं रिवाइज करके गए और आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो प्लीज इस तरह के बेसिक जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको आप इस क्लास के साथ नहीं लेके आओगे और ढंग से कवर करोगे। अगर आप ढंग से कवर करोगे, आई कैन बेट यू दैट कि आप इस बार प्रीलिम्स के अंदर हिस्ट्री में एटलीस्ट ढंग से परफॉर्म करोगे, बाकी बच्चों से बेहतर, जो हर चीज को करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वो नहीं हो सकता, वो फिजिबल ही नहीं है। आप यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपके पास 6 से 7 सब्जेक्ट्स हैं और उनमें भी बहुत ज्यादा डेप्थ है। पर जब कोई बच्चा एक सब्जेक्ट को पढ़ता है, उसको लगता है मैं इसमें हीरो बन जाऊं। हीरो नहीं बनना, यू कैन बी अ सपोर्टिंग एक्टर इन ऑल ऑफ द मूवी जो यहां पर चलेंगे। अगर सपोर्टिंग एक्टर भी ढंग के बन गए तभी ये क्लियर होगा प्रीलिम्स। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना। तो जो भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको क्लास में ऑलमोस्ट हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। सो योर ओनली बेसिक थिंग जो आपको साथ में करनी है वो ये है कि आफ्टर दिस क्लास, जैसे आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसमें जो सब चीजें हैं वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी, तो ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग परस्पेक्टिव तो उस तरह से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आफ्टर द क्लास सिर्फ आप उन नोट्स को ढंग से कवर कर जाइएगा जो आपको क्लास के बाद मिलेंगे। एंड बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास, जस्ट मेक श्योर कि आपको जो मैं पॉइंटर नोट्स दूंगा हर लेक्चर के, लाइक फॉर टुडेज लेक्चर देयर आर नो पॉइंटर नोट्स, क्योंकि इसमें कुछ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, ये आपकी फाउंडेशन है, ओरिएंटेशन है। तो जैसे हम कल के लेक्चर की बात करेंगे, सो टुमारोज लेक्चर इज स्टोन एज। सो वी विल रीड अबाउट द स्टोन एज। आपके पास इसके डिटेल्ड नोट्स होंगे, तो वो आप लेक्चर के बाद स्टडी करोगे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास में उस पूरे स्टोन एज को पढ़ेंगे, उसके अंडरस्टैंडिंग को पढ़ेंगे, जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं उस सारे कंटेंट को रेफर करेंगे। तो क्लास के बाद आप दोबारा से नोट्स को एक बार दोबारा से रेफर करेंगे, तो आपकी 2 बार रिवीजन होगी। एंड बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास, जैसे परसों हमारी क्लास होगी अबाउट कौन सा सेकेंड टॉपिक है, चैल्कोलिथिक, या फिर हम हड़प्पन कल्चर की बात कर लेते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आप इस क्लास में आने से पहले इस क्लास के जो पॉइंट नोट्स हैं या फिर माइंड मैप्स हैं, कि सिर्फ रिवीजन पर्पस के साथ वो आप इस क्लास के पहले रिवाइज करके आओगे। मतलब कि हर क्लास की आपकी 3 बार रिवीजन होगी बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास। एक बार हम क्लास में हर चीज को, पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर पूरा आइडिया समझाऊंगा कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ऑल द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर, उसकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। देन वी विल मूव ऑन टू द कंटेंट, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आपकी सेकंड रिवीजन है। बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास आप इस रिवीजन क्लासेस के नोट्स को पढ़ के आओगे। तो 3 बार अगर आप रिवाइज कर लो और अगर आप मेरे को हर दिन 5 घंटे दोगे तो आपका एमएक ढंग से कवर होगा।
सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, कि हम किस तरह से हिस्ट्री को समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, कि जब हमने एक्सकावेशन किया तो उससे हमें किस तरह के सोर्सेज मिले, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्टिफैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, बेसिक सी चीज। देन लिटरेरी सोर्सेज, रिलीजियस टेक्स्ट, सेक्युलर टेक्स्ट, फॉरेन टेक्स्ट, एंड देन न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस। जैसे हम सिक्कों की बात करें, like in case we refer to any of the coins, in case we refer to the coins of 1950s India, 1970s India की बात करें आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, तो हमारे सिक्कों के ऊपर ₹1 के सिक्के के ऊपर देयर वाज अ बाजरे का या फिर गेहूं का सिट्टा बना होता था, शाफ्ट, जो ग्रीन का शाफ्ट बना होता था। कैन एवरीवन रिमेंबर दैट? ₹1 के सिक्के के ऊपर। अगर हम उसके बाद बात करें, नोट्स के ऊपर भी ट्रैक्टर बना होगा, इस तरह की चीजें हमने बनानी शुरू की। एंड इन टुडेज इंडिया, अगर हम आज के इंडियन नोट्स को रेफर करेंगे, सो वी हैव द पिक्चर ऑफ मॉम, मंगल मार्स मिशन, वी हैव द पिक्चर्स ऑफ इंडियन कल्चर मॉन्यूमेंट, जैसे हम सारनाथ, कोणार्क के सन टेम्पल की बात करें, महाबलीपुरम टेम्पल्स की बात करें, रानी की वाव ताज की बात करें। क्यों? क्योंकि आज के हमारे इंडिया में कल्चर के ऊपर जो रेलेवेंस है, जो उसके ऊपर एम्फेसिस है, वो इंक्रीज हो गया। तो जब हम किसी टाइम पीरियड के सोर्सेस में कॉइन्स को रेफर करते हैं, तो एक तो हमें उस मेटल के बारे में समझ में आता है कि उस जमाने के मेटल्स की या फिर उनकी मेटल टेक्नोलॉजी किस तरह की थी। अगर उन्होंने किसी स्पेसिफिक इमेज को बनाया है, तो वो क्यों बनाया होगा, वो भी उस टाइम पीरियड का रिफ्लेक्शन होगा। उस इमेज के ऊपर अगर कोई नेम रेफर किया गया है, डेट रेफर किया गया है, तो हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में समझ में आ जाएगा। अब हमने ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझी बेस्ड अपॉन टुडेज इंडिया, तो यही सेम अंडरस्टैंडिंग हम पिछले टाइम पीरियड में लगा देंगे कि जब गुप्ता टाइम पीरियड में हमें सिक्के मिले तो देवर ऑफ गोल्ड, और उनकी जो प्योरिटी है वो कम थी कुशानास के सिक्के के मुकाबले, पर उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा थी, जिससे हमें पता लगा कि गुप्ता टाइम पीरियड की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है। तो जब हम किसी चीज को देखते हैं, हमें पहले ये समझ में आ सकता है कि इससे क्या क्या हमें पता लग जाएगा, और जब आपने ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ ली, तब आपके लिए मेंस बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्या हर बच्चे को ये आइडिया समझ में आ रहा है जो मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? कि क्योंकि हमने कंसेप्ट को ढंग से पढ़ा ही नहीं, हम उसको रटने की कोशिश कर रहे हैं। कि अगर हम समुद्रगुप्त के सिक्कों की बात करें, सो ही इज डिस्प्लेड प्लेइंग द वीणा, तो अगर उसके सिक्के के ऊपर उसको उसके पोर्ट्रेट बनाया गया है प्लेइंग द वीणा, मतलब कि उस टाइम पीरियड में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, राजा दिखाया गया है वीणा बजाते हुए। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? अगर हम उसी टाइम पीरियड के सिक्कों की बात करें, कुमार गुप्त के सिक्कों की बात करें, सो देयर इज अ इमेज ऑफ अ शिप डिस्प्लेड ऑन द कॉइन्स, मतलब कि जो उनकी नेवल कैपेसिटी है, जो उनके पोर्ट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट होते होंगे, उनके लिए शिप्स एक इकोनॉमिक टूल की तरह बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अब यही सब कुछ चीजें तो आपको मेंस में लिख के आनी है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? कि यही अगर कल को मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, यही सब आइडियाज मेंस में जाएंगे। आई विल मेक श्योर कि आपको हर चीज बहुत स्विफ्टली, बहुत आराम से समझ में आए, और आप ज्यादातर चीजों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर सको। मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, सो सेम वेज मैं आपसे भी सेम तरह की मेहनत एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि अगर किसी भी एंड के ऊपर लूज पॉइंट होगा तो हम आगे नहीं प्रोसीड कर पाएंगे। टीचर बच्चों से होता है, बच्चों टीचर से होता है, तो ये आपको चीज समझनी पड़ेगी। तो आई होप कि आप इस चीजों को साथ में क्लैरिटी लेके चलेंगे। मैंने यहां पर हर चीज एक बार आपके रेफरेंस के लिए दी हुई है, और आपकी किस तरह की क्लासेस रहेंगी। सो डेली आपको 5 घंटे डेडिकेट करने पड़ेंगे। यहाँ पर हर चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की गई है, और जो भी मैं आपको इस क्लास में पीपीटीज को रेफर करूंगा, वो सेम पीपीटीज होंगी जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। पिछले बैच में थोड़ा सा भी अगर चेंज हुआ तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती थी, ऑल्दो वो नहीं होनी चाहिए, बट सिंस मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता उस कंफ्यूजन की वजह से, तो द कंटेंट विल बी सेम। और पीपीटी में अगर कोई मॉडिफिकेशन भी है, तो पीपीटी आपके टेलीग्राम चैनल में शेयर करती जाएगी। द ओनली चैनल दैट यू नीड टू सब्सक्राइब इज यूपीएससी विद कंवल बवेजा, टेलीग्राम चैनल है। मैं अगर आपको कोई अपडेट करना चाहता हूँ, कोई नई चेंज है जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ, और इन केस देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट आई नीड टू डू, तो वो मैं इस चैनल के थ्रू करता हूँ। एंड अगेन, ये एक ओपन चैनल है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसके साथ एक पब्लिक चैनल अटैच है, जहां पर आप अपने व्यूज, क्वेरीज को हमेशा लिख सकते हैं। इन केस यू फाइंड एनी ऑफ द डाउट्स, एनी ऑफ द क्वेरीज जो मिसिंग है, तो वो आप वहां पर पोस्ट कर सकते हो, आप बच्चे आपको मदद कर सकते हैं। सो जब आप रेफर करोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, बट आई होप कि आप ढंग से चीजों को प्रिपेयर करोगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच। ढंग से प्रिपेयर करेंगे और हर चीज को कवर करने की कोशिश करेंगे जितनी मैक्सिमम हो सकता है, और उसी तरह से हमारा रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो वेरी मच।